हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्जीत वालिया है। इस साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी में मेरा ऑल इंडिया रैंक 21 आया है और नाउ आई एम एन आईएएस ऑफिसर। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा हाउ टू गो फॉर फिज़िक्स एज एन ऑप्शनल। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम फिज़िक्स था। इस साल मेरे मार्क्स 314 आए और इवन लास्ट ईयर मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। 319 मार्क्स आए थे फिज़िक्स में लास्ट ईयर। सो अगर हम पहले बात करें फ़िज़िक्स किस तरह का ऑप्शनल है, मतलब what are the qualities of physics as an optional for civil services exam, so that accordingly आप मन बना सकें कि आपको फिज़िक्स लेना है या नहीं लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक साइंस ऑप्शनल है, विच मीन्स कि इसका सिलेबस बहुत ही सेट सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि कल को कुछ हो जाएगा, कोई न्यूज़ आ जाएगी तो आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा या आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के कुछ ऑप्शनल्स होते हैं या फिर मोस्ट ऑप्शनल्स होते हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी अपडेट करने पड़ेंगे, बट साइंस ऑप्शनल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव अ वेरी सेट पैटर्न, उसको आप प्रिपेयर कीजिए, उस पर अगर आप आपने मास्टरी कर ली तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सेकेंड गुड एस्पेक्ट इज़ कि इट इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑप्शनल। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या कुछ आता है। पेपर सब्जेक्टिव ही है लेकिन इसकी मार्किंग बहुत ऑब्जेक्टिव है। इट मीन्स कि जैसे मान लो कोई डेरिवेशन आती है आपको, तो अगर क्वेश्चन डेरिवेशन का है तो देयर इज़ ओनली वन वे टू सॉल्व द डेरिवेशन। अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बस डिपेंड करेगा कि अगर आपने थोड़ा और अच्छे स्टाइल से आंसर राइटिंग भी थोड़ी इंप्रूव कर ली तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आंसर राइटिंग में नहीं भी फोकस किया लेकिन डेरिवेशन सही डिराइव की है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो इन दिस रिस्पेक्ट अगर आप ये पेपर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ये सब्जेक्ट, और फाइनली अटेम्प्ट अच्छे से करते हैं तो यू कैन बी वेरी श्योर दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। हालांकि कुछ ऑप्शनल्स थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ जैसे हो गया, तो आप कह नहीं सकते कि आपका पेपर कैसा गया। ऑलमोस्ट हर कोई फुल अटेम्प्ट करके आता है, कोई कुछ लिखता है तो कोई कुछ लिखता है, लेकिन ये मार्क्स ही बताते हैं फाइनली कि किसका पेपर अच्छा गया किसका नहीं। लेकिन साइंस ऑप्शनल्स में ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, आपको पता है आपके डेरिवेशन सारी सही हुई हैं, आपको पता है न्यूमेरिकल्स के फाइनल आंसर्स आपने सही निकाले हैं, तो आपके मार्क्स आने ही आने हैं। देयर इज़ कोई चांस ही नहीं कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो उस रिस्पेक्ट में ये दो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं फिज़िक्स ऑप्शनल की। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि इसमें बहुत हार्डवर्क चाहिए, लाइक एनी अदर साइंस ऑप्शनल। हार्डवर्क इन द सेंस कि आपको रेपिटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं है कि आपने अगर मान लो एग्ज़ाम है दिसंबर में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर अक्टूबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप एकदम एक्सपर्ट बन चुके हो फिज़िक्स में, तो यू कैन जस्ट फॉरगेट फिज़िक्स और उसके बाद अपना जीएस प्रिपेयर कर लोगे, तो नहीं, फिर आपके मार्क्स नहीं आ सकते। आपको थ्रू आउट फिज़िक्स से टच में रहना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फाइनल एग्ज़ाम से जस्ट पहले उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। सो इन दिस मैनर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, विच डिमांड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो बट हार्डवर्क से डरिए मत। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत प्रिडिक्टिव मार्क्स आते हैं। सो दिस वाज द रीज़न मैंने फ़िज़िक्स ऑप्शनल लिया था। रादर पर्सनली मेरी स्ट्रैटेजी में ऑलमोस्ट सारा टाइम मैं सिर्फ फ़िज़िक्स ही पढ़ता था। मेरा जैसे प्रीलिम्स से और मेंस के बीच में जो भी टाइम होता है, 4 या 5 महीने जो होते हैं, उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी वाज फ़िज़िक्स। आप कह सकते हो कि 80% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ता था। बाकी जब मैं बोर हो जाता था या फिर लगता था कि चलो बाकी चीज़ें छूट रही हैं, तब आई यूज़ टू स्पेयर टाइम फॉर जनरल स्टडीज़ और एनीथिंग एल्स। तो माय मेन फोकस वाज ऑलवेज फिज़िक्स। मुझे पता था कि अगर इसमें मैंने टॉप कर लिया, जैसे मान लो कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं फिज़िक्स में, या फिर जिसके भी हाईएस्ट मार्क्स हैं उससे मैक्सिमम 10 नंबर कम, उससे कम नहीं, जो टॉपर से डिफरेंस है वो मैक्सिमम 10 नंबर का। दिस वाज माय स्ट्रैटेजी कि या तो टॉप करना है या टॉपर से मैक्सिमम 10 नंबर का डिफरेंस रखना है। तो अगर मैंने इतना इंश्योर कर लिया, अगर आपने इतना इंश्योर कर लिया, तो ट्रस्ट मी आपका 300 रैंक ऑल इंडिया कंफर्म है। मतलब प्रोवाइडेड कि आप बाकी सब चीज़ों में
डिसेंटली परफॉर्म करते हो जीएस एसए इंटरव्यू, अगर आप डिसेंट भी परफॉर्म करते हो, एवरेज मार्क्स ले आते हो, सिर्फ फिजिक्स में ऐसा परफॉर्म कर गए तो आपका टॉप 300 रैंक गारंटीड है। तो दिस वाज माय होल रैशनल कि मैंने फिज़िक्स क्यों लिया। मेरा रादर फर्स्ट टाइम मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स चूज़ किया था। आई एम नॉट सेइंग कि सोशियोलॉजी बुरा है या ह्यूमैनिटीज़ बुरा है। किसी के लिए सोशियोलॉजी बहुत अच्छा है, किसी के लिए फ़िज़िक्स बहुत अच्छा है। रादर आप देखेंगे टॉप 100 में बहुत लोग हैं जो सोशियोलॉजी लेकर आते हैं, बट माई पॉइंट इज़ कि आपको कौन सा ऑप्शनल सूट करेगा ये आपको देखना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको, अगर आपकी स्ट्रेंथ जनरल स्टडीज़ है, अगर आपकी स्ट्रेंथ इंटरव्यू है या कुछ और है, मतलब आप अपना मेजर चंक ऑफ टाइम किसी और चीज़ के लिए देना चाहते हैं, प्रायोरिटी आपकी फॉर एग्जांपल पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 1 है, तो आप कोई ऐसा ऑप्शनल लीजिए जो कम टाइम कंज्यूमिंग हो, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है टू इंश्योर कि एटलीस्ट एक चीज़ में तो आपके एक्सेप्शनल मार्क्स आ ही जाएं, जैसे कि मेरी प्रायोरिटीज़ थी कि एटलीस्ट फिज़िक्स में मैं एक्सेप्शनल मार्क्स लाऊंगा, बाकियों में जैसे मार्क्स आ गए ठीक है, क्योंकि मोर और लेस एवरेज आ जाते थे। अगर इफ़ यू परफॉर्म डिसेंटली यू विल गेट एवरेज मार्क्स, आप स्टैंड आउट नहीं करेंगे बट आप एवरेज मार्क्स ले आएंगे। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं इसमें बहुत मेहनत करूँ, इसमें एक्सेप्शनल मार्क्स लाऊँ। जीएस वॉज अ सेकेंड प्रायोरिटी टू मी, फिज़िक्स वॉज ऑलवेज फर्स्ट, तो इसलिए मैंने साइंस ऑप्शनल चूज़ किया। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसका नेचर ऑफ ऑप्शनल क्या है। सिर्फ फिज़िक्स नहीं, सभी साइंस ऑप्शनल्स मोर और लेस ऐसे ही होते हैं। बहुत ज़्यादा कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज़ उसमें ज़्यादा इनपुट लगता है, लेकिन उसमें मार्क्स ज़्यादा प्रिडिक्टिव होते हैं और यूजुअली आप एक्सेप्शनल स्कोर कर सकते हैं, गिवन दैट कि आप बहुत मेहनत करो। मेहनत डेफिनेटली बहुत है, लेकिन आउटपुट भी है। तो कमिंग टू माई प्रिपरेशन, मैंने फ़िज़िक्स की कोचिंग ली थी। एक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी। आई थिंक देयर इज़ ओनली वन कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिज़िक्स इन इंडिया रादर। तो वहाँ पे काफ़ी वाजपेयी सर हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ा देते हैं। 4 मंथ्स में आपका सिलेबस फर्स्ट टाइम में पूरा कवर हो जाता है काफ़ी अच्छे से। सो मैं रोज़ जो क्लास करता था वो करीब आई थिंक 2 घंटे की एक क्लास होती थी, लेकिन घर आके मैं सेम क्लास को एटलीस्ट 2 या 3 घंटा रिवाइज़ करता था। रिवीजन आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर मैं 3 घंटा 2 घंटे की क्लास को रिवाइज़ कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 10 बार तो मैं रिवाइज़ कर ही लेता था। जैसे आज अगर मैंने क्लास लगाई तो आज की क्लास को ही घर आके 3 घंटा रिवाइज़ किया, 10 बार रिवाइज़ हो गया। तो ट्रस्ट मी, जैसे आपको ABCD याद है, नोबडी कैन फॉरगेट ABCD, आप कभी भी किसी को भी A to Z आराम से सुना सकते हो। तो वो मेरी मेंटालिटी थी, वो मेरा एटीट्यूड था कि मुझे क्लास इतनी रिवाइज़ करनी है कि वो मेरी टिप्स पे आ जाए, मैं विद नो टाइम मैं पूरी की पूरी क्लास लिख सकूं इन नो टाइम विदाउट थिंकिंग। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप बहुत सिंसियर हो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को लेके, अगर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी भी मेरी तरह एक साइंस ऑप्शनल में एक्सेप्शनल स्कोर लाने की है, तो आप ऐसा ही कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको इतनी बार रिवाइज़ कीजिए कि वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए और आपको मतलब कोई फ्रैक्शन ऑफ टाइम ना लगे उसको रिप्रोड्यूस करने में। सो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इसकी सिंगल गोल्डन की है दैट इज़ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो दिस इज़ द ऑप्शनल फॉर यू। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं उस क्लास को आके रिवाइज़ कर लेता था, और आई थिंक जैसे 8 टॉपिक्स हैं, देयर आर 8 टॉपिक्स इन फिज़िक्स, तो करीब 10 से 15 क्लासेस के बीच में सर एक टॉपिक को करवाते हैं, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाता था। तो ऐसे ही करते करते 4 महीने में पूरा सब्जेक्ट एक बार बहुत अच्छे से कवर हो गया था। बट आप मतलब ये मत सोचिए कि कोचिंग के बिना ये ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने कोचिंग की, मैं रिकमेंड भी करता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। बट अगर आप नहीं कर सकते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। रादर जितने भी टॉपर्स हैं, वी शुड ऑल बी वेरी थैंकफुल टू देम। उन्होंने अपना सारा रिसोर्स मटेरियल ऑनलाइन फ्री
डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आप उस पर अगर रेफ़र करते हैं तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी और इंसान की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के कहीं रिमोट लोकेशन में भी इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप विदाउट कोचिंग प्रिपेयर कर रहे हैं फिज़िक्स, तो आई विल रिकमेंड कि ऋषभ गुप्ता सर, उनके आप नोट्स डाउनलोड कीजिए। वो फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। इफ़ पॉसिबल आई विल ऑल्सो मेंशन द लिंक बिलो। और उस पर डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट नोट्स बना रखे हैं। आप फर्स्ट टॉपिक से शुरू हो जाइए, मैकेनिक्स से, और उसके डिफरेंट क्लासेस सर ने ऑलरेडी उसमें सेग्रीगेट किए हुए हैं। तो आप एक दिन में एक क्लास कीजिए उनकी, उसको अच्छे से पढ़िए। दिन में 4, 5, 6 घंटे जितने भी लग सकते हैं आप उतना उस पर स्पेंड कीजिए। कम से कम 10-12 बार उस क्लास को रिवाइज़ कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, और ऐसे डे वाइज ही चलिए। जैसे अगर मान लो, रादर स्टार्टिंग में सर ने मेंशन भी किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी क्लासेस हैं। तो अगर 15 क्लासेस हैं तो डेफिनेटली इंश्योर कि आप उसको 15 अलग अलग दिनों में ही पढ़ रहे हैं। उससे फ़ायदा ये है कि आप आप अच्छे से एक कम टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसको आप बाय हार्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, फिज़िक्स या फिर साइंस ऑप्शनल सबकी यही प्रॉब्लम रहती है कि आप आज जो भी पढ़ते हैं वो आप कल भूल जाते हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस और उसको बाय हार्ट करना। तो उसको इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको नींद में भी अगर आप कोई उठा के बोले तो आप लिख सकते हैं। दैट शुड बी द लेवल ऑफ प्रैक्टिस। तो आप वैसे ही हर क्लास को अलग दिन में पढ़िए। अगर कोई भी डाउट आता है तो वो इंटरनेट पे आराम से उसके आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल, जैसे हाइपर फिज़िक्स, यूट्यूब, खान अकेडमी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा, मुझे अगर कुछ भी समझ में नहीं आता था तो आई यूज़ टू गो ऑनलाइन, उसको मैं सर्च करता था और उसकी कोई ना कोई वीडियो या तो यूट्यूब पे या खान अकेडमी में कुछ ना कुछ मिल जाता था, या फिर वो पूरी डेरिवेशन मिल जाती थी हाइपर फिज़िक्स पे। तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आई वुड रिकमेंड कि ऐसे ही आप ये अप्रोच रखिए। तो सिमिलरली आपका मैक्सिमम 4 या 5 मंथ्स में आपका एक बार अच्छे से ये सिलेबस कवर हो जाएगा। इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर कोचिंग, घर पे बैठ के भी आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। रादर मैंने टू बी ऑनेस्ट जो कोचिंग की थी सिर्फ 60% क्लासेस लगाई थी। 40% ऑफ द क्लासेस में नहीं लगा पाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम होता मैं ज़रूर लगाता, काफ़ी अच्छी कोचिंग है, पर मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं सिर्फ 60% कर पाया। तो बाकी 40% मैंने खुद से ही किया, एंड ट्रस्ट मी वो भी उतना ही अच्छा किया मैंने प्रिपेयर जितना मैंने बाकी क्लासेस वाला जो कोचिंग में जाके प्रिपेयर किया। तो यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, ठीक है। तो नाउ अगर मैं अभी थोड़ी कुछ बुक लिस्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ टॉपिक वाइज। मैकेनिक्स में मैंने जो बुक रेफ़र की थी दैट वाज जेसी उपाध्याय, और एक और अच्छी बुक है DS माथुर। आप DS माथुर भी कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली गुड, बट आई वुड रिकमेंड कि कोई एक बुक कीजिए, दोनों बुक मत कीजिए। एंड हाँ, एक और बात कहनी चाहूँगा मैं कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू बुक रीडिंग। ये हमारी कोचिंग में भी हमारे सर कहते थे, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू बुक रीडिंग। ये मत सोचिए कि आपने क्लास नोट्स अच्छे से कर लिए हैं या ऋषभ गुप्ता सर के नोट्स अच्छे से कर लिए हैं तो आपका काम हो जाएगा। नो, बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है। आप पहले आप नोट्स कीजिए, फिर आप उसके बाद बुक पढ़िए, क्योंकि आपको नोट्स में पहले ये भी पता लग जाएगा ना कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको बुक में से पढ़ लेंगे, वो आपका टाइम, एनर्जी, मेमोरी, हर चीज़ का वेस्ट है। तो ये तो प्लीज़ आप मत कीजिए। हमेशा सिलेबस सामने रखिए, जो सिलेबस में है वही बुक में से पढ़िए। और आई वुड पर्सनली रिकमेंड पहले आप क्लास नोट्स ही पढ़िए, या कोचिंग में जाके, या फिर जो ऑनलाइन नोट्स हैं उसमें से। क्लास नोट्स को अच्छे से कीजिए, 10 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद गो टू द बुक्स। और बुक में भी कोई एक बुक चुनिए, ये नहीं है कि अगर 2 अवेलेबल हैं या 3 अवेलेबल हैं हम सब करने लग गए। जैसे मैकेनिक्स में या DS माथुर उठा लीजिए या JC उपाध्याय। मुझे JC उपाध्याय काफ़ी इजी और अच्छी लगी तो मैंने वो की, लेकिन कोई एक कीजिए। और इस बुक में इफ़ पॉसिबल एग्जाम्पल्स कर लीजिए। कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अजॉय घटक। ये तो आई वुड से दिस इज़ अ मस्ट रीड, इसको प्लीज़ पढ़िए। और इसमें जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा सिलेबस को अपने सामने रखें, जो टॉपिक सिलेबस में है सिर्फ वही पढ़ें।
और जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उसमें अगर कोई भी एग्जांपल इस बुक में है तो उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें, याद रखें, बिकॉज ट्रस्ट मी ये एग्जांपल्स डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है फिज़िक्स ऑप्शनल पेपर में। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको उन्होंने ऑलमोस्ट रादर 90% ऑफ द एग्जांपल्स ना किसी साल में इन्होंने पूछे ही हुए हैं, तो यू कैन नॉट स्किप देम। और जो 10% नहीं पूछे वो आने वाले सालों में पूछ लेंगे। सो नेवर फॉरगेट द एग्जांपल्स ऑफ अजय घटक। और प्लस इस बुक में बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं, जो आपके नोट्स हैं उसको आप प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट कीजिए डायग्राम से। बुक्स में से आपको डायग्राम्स भी मिलते हैं हर टॉपिक में। अगर कोई भी एग्जांपल या डेरिवेशन आप पढ़ते हैं बुक में से तो आप नोटिस करेंगे आसपास कुछ ना कुछ डायग्राम होगा या कोई और ऐसी चीज़ होगी। इसको भी आप प्लीज़ अच्छे से देखें, याद करें और इसको अपने नोट्स में भी लिख लें। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक बुक थी गर्ग बंसल घोष, तो ये मैंने पढ़ी थी। और भी काफ़ी बुक्स हैं, जैसे काफ़ी और बुक्स हैं वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन मुझे गर्ग बंसल घोष काफ़ी अच्छी लगी। इसको भी आप थॉरली पढ़ सकते हैं। इसमें से भी बहुत एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली यूपीएससी पूछता है, प्लस इसमें बहुत डायग्राम्स हैं जो आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें देयर इज़ अ बाइबल ऑफ दिस टॉपिक इज़ ग्रिफिथ, तो इट इज़ द बेस्ट बुक यू कैन रीड फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद द टॉपिक इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में एच.सी. वर्मा इज़ अ गुड बुक, और भी बुक्स हैं, लेकिन एच.सी. वर्मा वुड बी इनफ। वो थोड़ी सिंपल भी है, बट अगेन इसमें से सारे टॉपिक्स प्लीज़ मत पढ़ने लग जाना जो रेलिवेंट हैं, जो आप देखिए। सिर्फ सिलेबस नहीं, क्लास नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको थोड़ा आइडिया देते हैं कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। तो आपको जैसे जैसे आप और एक्सपीरियंस हो जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास नोट्स पढ़ोगे और सिलेबस को जितना रेफ़र करोगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक में से क्या नहीं पढ़ना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एच.सी. वर्मा में से भी आपको काफ़ी कुछ हटा के फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। इसमें राजकुमार इज़ अ वेरी गुड बुक। ये भी मतलब ये तो आपको ऑलमोस्ट बाय हार्ट ही करनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। ये टॉपिक भी थोड़ा रिलेटिवली छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ आई कंपेयर दिस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर विद क्वांटम मैकेनिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स में इनकी मार्क्स वाइज वेटेज ऑलमोस्ट 50% है, कि 50% क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। मतलब जो भी ये सेक्शन है उसमें से आधी वेटेज उसकी है, आधी वेटेज इस पेपर इसकी है। बट प्रिपरेशन वाइज ये काफ़ी छोटा है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो आप ये मत सोचिए कि ये लेस इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज क्वांटम मैकेनिक्स। चाहे छोटा भी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि छोटा है तो इसको आपको और अच्छे से मास्टर करना चाहिए, इसकी डेरिवेशंस को और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जो वो बुक है राजकुमार, उसमें से भी आप सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को प्लीज़ रेफ़र कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर की एक और सेकेंड बुक भी है, बैनवेल। आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट डुप्लीकेट, कि मतलब जो आपने राजकुमार में से पढ़ लिया है वही आप बैनवेल से मत कीजिए। रेलिवेंट टॉपिक्स में से जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उनको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स थोड़ा सा डिस्पर्स्ड है, कि आपको एक बुक में से सब नहीं मिलेगा, तो आपको इस केस में थोड़ी मल्टीपल बुक्स देखनी पड़ेंगी। जैसे आर्थर बाइजर है, एस.एन. घोषाल है, और आई थिंक कुछ लोग एच.बी. पटेल भी रेफ़र करते हैं। तो काफ़ी मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जिसमें से आप रेफ़र करके अपना फाइनल नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आई वुड ऑल्सो रिकमेंड अभिजीत अग्रवाल सर्स फिज़िक्स नोट्स। उनके जो न्यूक्लियर के नोट्स हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हो। उन्होंने कंसोलिडेट काफ़ी किया है डिफरेंट बुक्स को। तो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक न्यूक्लियर फिज़िक्स, आई कैन रिकमेंड यू कि आप अभिजीत अग्रवाल सर के क्लास नोट्स पढ़ें, अपार्ट फ्रॉम ऋषभ गुप्ता सर्स नोट्स। तो फाइनली सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इस टॉपिक के लिए एक और बाइबल है विच इज़ पुरी एंड बब्बर।
तो ये सिर्फ मतलब जो पूरा इसका सिलेबस आप देखेंगे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसके लिए ये बुक है, और ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बुक को आप एकदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसके सारे एग्जाम्पल्स डायरेक्टली उठ के आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से, मैं इसकी सारी छोटी छोटी डेरिवेशंस, किसी डेरिवेशन को इग्नोर मत कीजिए। तो ये पुरी एंड बब्बर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स रेफ़र करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, ये ऑलमोस्ट सारा इसी में से आया हुआ है। बट सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एज सच बहुत ही वास्ट, मतलब जो आप अगर इसका सिलेबस देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। इसमें से पता नहीं क्या क्या आगे हैं, और यूजुअली ये एक ओपन एंडेड सा टॉपिक है कि इसको आप, बाकी टॉपिक्स को तो आप एक कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कर लिया तो हो गया, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा नहीं है। एक अनएंडिंग सा टॉपिक है, जैसे जनरल स्टडीज़ होता है विच इज़ अनएंडिंग, तो वैसे ये जो हमारा एट्थ टॉपिक है ये भी अनएंडिंग सा है। रादर हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था डायस, जहाँ पे फिज़िक्स की कोचिंग की मैंने, वहाँ पे ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं थे। दे यूज़ टू से कि इसको आप, जो सॉलिड स्टेट है पुरी एंड बब्बर, उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उसमें से जितने क्वेश्चंस आ गए उसको आप अटेम्प्ट कर दीजिए। बाकी जो फाइनल पेपर होता है उसमें यू हैव ऑप्शंस, कि आपको जैसे 8 क्वेश्चन जैसे 5 ऑप्शन ही करने हैं, तो यू कैन जो 8th यूनिट है उसके आप क्वेश्चंस उसमें से, ऑप्शंस में से हटा के बाकियों पे फोकस कीजिए। क्योंकि बेसिकली यू ऑलवेज हैव टू सी इनपुट आउटपुट कोरिलेशन, कि आपका कितना इनपुट निकल रहा है और कितने मार्क्स, कितना इनपुट लग रहा है और कितने फाइनली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो पेपर, ये जो 8th यूनिट है, इसका इनपुट आउटपुट कोरिलेशन बहुत बुरा है। बहुत मेहनत करते रहोगे, लेकिन क्वेश्चन फिर भी कुछ रैंडम ही आ जाएगा, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना, ये टॉपिक डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। सॉलिड स्टेट तो मैंने आपको बता दिया, वो बुक A to Z विद इन द सिलेबस उसको कवर कीजिए। मतलब जो जो सिलेबस में पॉइंट्स लिखे सिर्फ वो, ये नहीं कि सारी चैप्टर कर दिए। लेकिन इसके अलावा आप एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक बुक आती है विशाल पब्लिकेशंस की, 100 रुपये की आती है। उसमें आई थिंक उन्होंने 1988 से लेके अभी तक जितने भी, ये 35-40 साल हैं, जितने भी फिज़िक्स के पेपर हुए हैं इसमें IAS में, वो सारे क्वेश्चंस उसमें मेंशन है। तो आप अगर आप वो बुक भी पक्का खरीदिए। उस बुक में से आप पीछे से चेक करना शुरू कर दीजिए कि इन पर्टिकुलर ईयर्स में 8th यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और जो क्वेश्चंस आपको दिखें कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप बस वो प्रिपेयर कर लीजिए। और वो प्रिपेयर आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं बड़ी आराम से। जैसे मान लो एक माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रिपेयर करना था, तो मैंने ये देख लिया कि ये पूछा हुआ है इन्होंने, इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर लिया और पढ़ लिया। वैसे ही NPN और PNP ट्रांजिस्टर्स का डिफरेंस बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको आप गूगल कीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। सिमिलरली कुछ और बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं। मतलब जो भी आपने क्वेश्चन देख लिया, मान लो 20 या 25 साल पीछे तक चले जाइए, 2017 से शुरू होके 20 या 25 साल पीछे तक चले जाइए, आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन दिख गया उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये है, बिकॉज अगर तो रिपीट हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रिपीट हुआ, बिल्कुल ही कुछ रैंडम आ रहा है, तो ट्रस्ट में कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, तो ज़रूरत भी नहीं है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। एंड फाइनली, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, जो मैंने बाकी इंडिविजुअल बुक्स में तो आपको बता ही दिया कि क्या क्या, किस बुक में क्या क्या पढ़ना है, कौन से एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको इन बुक्स में से छोटी छोटी अगर कोई डेफिनेशन दिखे तो उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे मान लो कोई भी एक कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा हुआ है, रेले स्कैटरिंग अगर पूछा हुआ है, तो उसकी एक छोटी सी, अगर आपको 1 लाइनर में डेफिनेशन अगर बुक में मिलती है तो आप उसको ज़रूर नोट करके रखिए। थर्ड थिंग, डायग्राम्स उठाने हैं बुक्स में से, डायग्राम्स प्रिपेयर कीजिए। ये आपकी आंसर राइटिंग, जो आप फाइनल आंसर लिख रहे हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। बेसिकली फिजिक्स में आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर्स को डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि डेरिवेशन एक है, सब वही लिख के आएंगे। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा लिखेगा इन टर्म्स ऑफ किसने डायग्राम ज़्यादा अच्छे से बनाए हैं, किसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अच्छी की है या थोड़ी अलग की है, तो उन चीज़ों से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये जो विशाल पब्लिकेशन बुक मैंने बताई है, इसको प्लीज़ पढ़िए। इसको हर क्वेश्चन को मत सॉल्व करने बैठ जाओ,
थ्रू आउट, क्योंकि उसको आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। लेकिन एक बार आपका अच्छे से सिलेबस हो जाता है, आप नोट्स अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप बुक भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टेप 3 इज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ट्रस्ट मी, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना किसी भी साल, उसमें से एक तो चॉइस होती हुई है, 8 क्वेश्चंस में से 5 करने होते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं जिनको आप जो आपको करने ही करने हैं, उसको आप हटा नहीं सकते हो। उसके अलावा बाकी फिर बचे जो 2 कंपलसरी हो गए 8 में से, बाकी 6 बचे, 6 में से आपको सिर्फ 3 करने हैं, तो टोटल आपको 5 करने हैं। तो आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा चॉइस है, विच मीन्स कि अगर कोई नई टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देते हैं तो बहुत घबराओ मत। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सारे पढ़ लिए हैं तो जो फाइनल न्यू पेपर भी आएगा ना, उसमें से करीब 5 या 6 क्वेश्चंस तो मिनिमम रिपीटेड होंगे ही होंगे। मुझे नहीं लगता आप कोई भी मुझे पेपर दिखा सकते हैं किसी भी साल का, फॉर एग्जांपल 2010 का भी अगर आप मुझे पेपर दिखा देंगे ना, जो उस साल आया था, तो उस साल में भी आपको 70 to 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर, कि बहुत प्रिडिक्टेबल है, क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हैं, आंसर्स आपको पता हैं, बस आपको मेहनत करनी है, तो फिर आपके मार्क्स भी प्रिडिक्टेबल होंगे। तो ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हो, 2018 दे रहे हो, 2019 दे रहे हो, 20 दे रहे हो, तो उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 70 to 80% क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे। तो अगर दैट्स वाई आपको जितना पीछे, आप 2018 से शुरू करके पीछे जाना, ऐसे मत करना 1988 से शुरू करके आगे जा रहे हैं, 2017 से शुरू करके पीछे जाना आप, और हर साल के सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाना। कुछ भी अगर आपको न्यू मिलता है कि आपको नहीं पता, ट्राई टू सी कि इसका आंसर क्या है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा या बुक में मिल जाएगा। पहले बुक में ट्राई करो, बुक में मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो इंटरनेट पे ट्राई करना। तो उसका जो भी मिलता है आप उसको बस ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, उसको फाइनली आप जो अपने नोट्स क्रिएट कर रहे हो उसमें उसको ज़रूर लिख लेना, नहीं तो आपकी पूरी एक्सरसाइज वेस्ट है। अगर आप इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें से भी आप कुछ भी अगर सीख रहे हैं तो उसको आप अपने फाइनल नोट्स में लिखिए। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से भी जो भी सीखा उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। आप ये समझ लो कि आप कोई भी अगर XYZ रिसोर्स रेफ़र कर रहे हो, अगर आपने जो भी सीखा उसमें से या जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगा, रेलिवेंट लगा, उसको अगर आपने अपने नोट्स में नहीं लिखा तो वो आपको याद तो नहीं रहने वाला और आपकी पूरी मेहनत बेकार है। तो आज तक जितनों ने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं फिज़िक्स में, उन्होंने दिस इज़ देयर प्रैक्टिस कि कोई भी नई चीज़ सीखी तो उसको अपने नोट्स में फाइनली लिख लिया। बुक में अंडरलाइन कर लिया तो उससे नहीं काम चलेगा, उसको फाइनली नोट्स में ज़रूर लिखो। डायग्राम कोई नया देख लिया तो उसको अपने नोट्स में ज़रूर बनाओ, नहीं तो भूल जाओगे। बिकॉज फिज़िक्स इज़ समथिंग बेस्ड ऑन रिविजन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, तो फाइनल मंथ में आप क्या रिवाइज़ करते हो, फाइनल वीक में आप क्या रिवाइज़ करते हो, पेपर जैसे कल पेपर है तो उससे एक दिन पहले मोस्टली छुट्टी मिलती है, आप उस छुट्टी में क्या रिवाइज़ कर रहे हो, इन चीज़ों पे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। और रिविजन तभी होगी अगर वो आपने कंसोलिडेट किया है, आपने उसको अपने नोट्स में फाइनली क्रिएट किया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं फाइनली नोट्स बनाता था तो जैसे हर टॉपिक को अगर इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, जैसे मान लो एक 1 पेज की कोई डेरिवेशन है, किसी भी एक चीज़ की आप ले लीजिए, अगर आपको उसको बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप रियलाइज़ करोगे कि फाइनली उस डेरिवेशन में 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो फाइनली जिसको क्रक्स कहते हैं। तो 10 बार रिविजन के बाद आपको वो 3 या 4 जो भी आपको लगता है कि आपको याद रखना है फाइनल डे पे, उसको आप फाइनल नोट्स में एक सेपरेट नोट्स में अलग से क्रिएट करता था फॉर द फाइनल वीक, तो उसमें मैं लिख लेता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स बहुत लंबा टॉपिक है, काफ़ी फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो 2 हफ्ते लग जाएंगे, इवन 20 दिन भी लग सकते हैं किसी किसी को, तो लेकिन और उसके नोट्स भी काफ़ी पेजेस में स्प्रेड होंगे। ऋषभ गुप्ता सर के भी आप देखोगे तो 100+ नोट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसको फाइनली आई यूज टू कंसाइज देम। 10 पेज से ज़्यादा नहीं, 10 से 12 पेजेस में वो मेरा सारा कंसाइज हो जाता था। उसमें जो मैं कंसाइज करता था उसको मैं काफ़ी जिसको कहते हैं ना क्लियरली, जैसे एक डेरिवेशन 5 लाइन में ख़त्म, तो मुझे पता है कि ये 5 लाइन्स अगर मुझे याद है तो मैं डेरिवेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो ऐसे आप भी
बहुत रेपिटेशंस करेंगे तो आप इसको प्लीज़ कीजिए, बिकॉज फाइनली जो आपका लास्ट मंथ होगा या लास्ट वीक होगा उसमें आप पूरे नोट्स 150 पेज के रिवाइज नहीं कर सकते हैं. इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो बहुत बार रिविजन के बाद प्लीज़ तो curtail it down to about 10 पेजेस या मैक्सिमम 15 पेजेस. अगर 5 पेज में बनता है इवन बेटर, तो उसको छोटे में रख लीजिए, क्योंकि फाइनल वीक में आप सिर्फ उसको रिवाइज कर पाएंगे. और सिमिलरली एक तो मैं ये कंसाइज नोट्स क्रिएट करता था, सेपरेटली मैं एक फार्मूला के भी नोट्स क्रिएट करता था. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते थे किसी एक यूनिट को लेके, जैसे मैकेनिक्स यूनिट है, उसके मैं अलग से आई थिंक 3 पेजेस में उसके जो भी मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं या कोई इक्वेशंस हैं जो भी मुझे फाइनली याद रखना है, वो मैं उसको अलग से लिख लेता था. तो ऐसे ही हर यूनिट के मेरे सेपरेट 3-3, 4-4 पेजेस के फार्मूला वाले भी नोट्स बने. एंड इनको मैं यूज़ करता था एग्ज़ाम से जस्ट पहले. जैसे मान लो आज मेरा एग्ज़ाम है या कल सुबह एग्ज़ाम है, आज रात हो गई है, तो रात में मैं सिर्फ ये जो 3-4 पेज के फॉर्मूले वाले नोट्स होते थे सिर्फ इसको रिवाइज करता था. बिकॉज अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं. फॉर्मूला याद, बहुत क्वेश्चन होंगे, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, उसमें बस एक फॉर्मूला यूज़ करना है. आपने सही फॉर्मूला लिख लिया, सही कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेटर अलाउड होता है बाय द वे, सही कैलकुलेशन कर दी तो आपके मार्क्स पक्के हैं. अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. और सिविल सर्विस एग्ज़ाम में तो एक नंबर पे इतने रैंक्स होते हैं. तो मतलब मैं आई कैन नॉट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन एंड मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस एंड इक्वेशंस. तो दिस इज़ द थिंग विच आई डिड, कि हर यूनिट के 10 से 15 पेजेस के नोट्स अलग, जिसमें सारी डेरिवेशन, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और हर यूनिट के 3-3 पेज के फॉर्मूले वाले नोट्स अलग. कमिंग टू आंसर राइटिंग, जैसे पहले भी मैंने थोड़ा तो मेंशन किया है कि आप आंसर राइटिंग पे भी थोड़ा फोकस कीजिए. उसके पार्ट्स वही हैं, इंक्लूड डायग्राम्स, नीटली लिखिए, बहुत स्ट्रेच मत कीजिए. ये नहीं है कि जो एक पेज की डेरिवेशन है उसमें ज़बरदस्ती आप 1.5 पेज की लिख रहे हैं, या फिर जो नहीं पूछा आप वो लिख रहे हैं. अगर आप इस टाइप की चीज़ें भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव. डोंट थिंक राइटिंग एक्स्ट्रा विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. रादर दे वोंट इवन गिव यू न्यूट्रल मार्क्स, इट विल गिव यू नेगेटिव मार्क्स. अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें लिख के आते हैं जो पूछी भी नहीं है, तो आपको वो रादर कम मार्क्स देंगे. तो आंसर राइटिंग में फोकस ऑन व्हाट इज़ आस्क्ड, वही लिखना है. सेकेंडली, डायग्राम्स ढूंढिए, नोट्स में से मिल जाते हैं, बुक्स में से मिल जाते हैं, उनको बनाना ज़रूर याद रखिए. एंड थर्डली, उसको थोड़ा नीट रखिए, और अगर आप कोई भी और छोटी मोटी चीज़ ऐड कर सकते हैं वो ज़रूर ऐड कीजिए. आई वुड रिकमेंड कि आप किसी प्रीवियस ईयर टॉपर, जैसे सुप्रीत गुलाटी सर हैं, उनके 2 सॉल्व्ड आंसर पेपर्स इंटरनेट पे पोस्टेड हैं. आई थिंक वो भी मैं लिंक डालने की कोशिश करूँगा. तो उन्होंने जो उनका 2007 अटैम्प्ट था आई थिंक, तो 2007 में जो क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी में, तो उन्होंने फाइनली जो आंसर्स लिख के आए हैं वो उसको एग्जैक्टली उन्होंने लिख के ऑनलाइन पोस्ट किया हुआ है. एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग है. तो अगर आप उसको भी रेफ़र करेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि एक आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिएगा. सेकेंडली, कमिंग टू टेस्ट सीरीज़, अगर तो आप कोचिंग कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उससे आपको हेल्प होगा. टेस्ट सीरीज़ का मैं आपको बता दूं क्या रोल है, क्यों हेल्प होगा. उसका हेल्प सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में होता है, एंड दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. ऐसा नहीं है कि कुछ नए बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी रिपीट कर रहा है तो ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ में भी तो क्वेश्चंस रिपीटेड ही होंगे. तो सिमिलरली जो टेस्ट सीरीज़ भी पूछ रहे हैं उसमें 70% ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड ही होते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं या कुछ और होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया पूछ रहे हैं, बट वही है, द प्रैक्टिस विल गिव यू एक्सपोजर और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. तो अगर तो आप कोचिंग में कर रहे हैं, वेल एंड गुड. अगर आप घर पे बैठ के विदाउट कोचिंग कर रहे हैं तो डोंट फील डिसहार्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यू विल नॉट मिस एनीथिंग. अभिजीत अग्रवाल सर के जितने भी नोट्स हैं, उनके जो स्टार्टिंग वाले पेजेस हैं हर यूनिट के, उसमें उन्होंने टेस्ट सीरीज़ डाल रखी हैं जो उनके टाइम की थी. जैसे मान लो ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स के आप उनके नोट्स खोलोगे ना, तो स्टार्टिंग में ही काफ़ी उनके, एक तो उन्होंने सारे प्रीवियस यूपीएससी के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें, फिर उन्होंने सारे
जो फॉरेक्स एग्जामिनेशन होता है उसमें भी जितने क्वेश्चन हैं वो भी सब लिखे हुए हैं उन्होंने। फिर उन्होंने जितने भी इस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ हुई हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आप उसको वहाँ से पिक करके घर पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। जस्ट इंश्योर कि आप एग्जामिनेशन लाइक कंडीशंस में ही बैठ के 3 घंटे में बैठ के आप पेपर दे रहे हैं। आपकी उससे टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि ये तो आपको याद ही नहीं थी, तो आप और उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, आपको लूप होल्स पता चलेंगे। तो अगर आप ये भी कर लेते हैं तो दैट इज़ इनफ। रादर मैंने पर्सनली टेस्ट सीरीज़ जैसे 10 पेपर्स होते थे, उसमें से मेरी तरह करना मत, मैं सिर्फ 2 या 3 ही सॉल्व कर पाता था बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन उससे ही बहुत हेल्प हो जाती थी मुझे। तो इफ़ पॉसिबल 10 के 10 कीजिए, बहुत हेल्प होगी आपको। एक लास्ट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आप फाइनली जो वहाँ पे करके आ रहे हैं, फाइनल सिर्फ वही मैटर करता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है उससे। अटेम्प्टिंग द पेपर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ टू चूज़ द राइट क्वेश्चंस, जैसे बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 8 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 कंपलसरी हैं, बाकी बचे 6 में से आपको 3 चुनने हैं और वो 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो कुछ लोग सोचते भी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है या ये चीज़ करनी है। फाइनली एग्ज़ाम में जाके देखते हैं कि अच्छा 8 हैं तो चूज़ करते हैं, तो ऑन द स्पॉट बहुत गलतियाँ होती हैं। लेट मी टेल यू, आप अगर आप सही क्वेश्चंस चूज़ करते हो तो और गलत क्वेश्चंस चूज़ करते हो, उसके बीच में आपका कम से कम 20 to 40 मार्क्स का फ़र्क पड़ सकता है विद इन 1 पेपर, एंड विच ऑब्वियसली इज़ ह्यूज। और सही का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ ऑब्जेक्टिवली सही है। सही क्वेश्चन आई विल टेल यू कैसे चूज़ करना है, व्हाट इज़ राइट फॉर यू। सही वो क्वेश्चंस हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखे हो। अगर आपको जैसे ऑप्शंस हैं, आपको कुछ बिल्कुल नया क्वेश्चन मिल रहा है तो अवॉइड कीजिए उसको। अगर वो आपने नहीं प्रिपेयर किया हुआ या पहले सॉल्व कर रखा या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में नहीं आया, कुछ बिल्कुल ही नया आया है, इवन इफ़ इट इज़ मे बी रिलेटिवली सिंपल या कुछ, उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जो चीज़ आप ऑलरेडी घर पे 10 बार सॉल्व कर चुके हैं, ऑब्वियसली अगर आप उसको पिक करेंगे तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि इसमें एक तो अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया वो नया क्वेश्चन, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो देयर इज़ नो गोइंग बैक। टाइम कम होता है, यू कांट आप पूरा वो 50 नंबर का क्वेश्चन कैंसिल करके दूसरा क्वेश्चन नहीं पिक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सही क्वेश्चंस पिक कीजिए। रादर मेरा एक अटैम्प्ट इसीलिए ख़राब हुआ था बिकॉज मैंने गलत चूज़ कर लिया था। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर देखिए आप सिंपल सा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन फाइनली अगर आपने आंसर गलत निकाल दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपको रेजिस्टेंस फाइनल कैलकुलेट करनी है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, करेक्ट आंसर इज़ 200, आपने निकाल दिया 100 ओम, कोई कैलकुलेशन सिंपल सिली मिस्टेक से, तो प्लीज़ उसके आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक्यूरेसी हो। मैं एक्यूरेसी पे इतना फोकस करता था कि मेरी जो अटेम्प्ट का स्टाइल था वो मैंने बहुत यूनिक अलग सा डेवलप कर लिया था। आई डोंट थिंक किसी को कॉपी करना चाहिए ये, बट आई विल डिस्कस इट कि मैंने अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली थी प्रैक्टिस के साथ कि मेरा पेपर करीब 40 to 50 मिनट्स पहले ख़त्म हो जाता था। दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों 50-50 मिनट पहले ख़त्म हो जाते थे, और जो बाकी 50 मिनट होते थे उसमें मैं बहुत अच्छे से अपनी कैलकुलेशंस को चेक करता था। और अदर मेरे हर अटैम्प्ट में कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक निकली है जिसको मैंने ठीक किया है ऑन द स्पॉट, विच मीन्स कि अगर मैं वो ना करता तो मेरे 10 या 20 या 25 नंबर कम आते, विच इज़ वेरी बिग। वो आपको या तो लिस्ट से निकाल देंगे या आपको आपकी मनपसंद की सर्विस नहीं देंगे। तो प्लीज़ आप एक्यूरेसी का कोई और स्टाइल भी डेवलप कर सकते हैं, बट ऑल आई वांट टू से इज़ कि इसको प्लीज़ बहुत वेटेज रखना। एक और बात है कि सिलेबस में कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाना। ये मत सोचना कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन आएगी तो हम छोड़ देंगे, ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना किसी टॉपिक में से तो वो सीधा 50-50 नंबर के ही आते हैं, तो आप छोड़ने लायक भी नहीं रहते हो। लाइक आई एम सेइंग, अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 में से
60-70-80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होंगे, या मतलब जो आप मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो जो आप ऑप्शंस को हटा रहे हो वो अनसीन पार्ट है, जो पहले आपने कभी नहीं देखा, जो पहली बार आया आप उसको स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो, और जो आपने पहले ही किया हुआ है उसको आप कर रहे हो। बट मान लो आपने कोई टॉपिक नहीं प्रिपेयर किया, तो उस केस में आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको और कम पेपर आता होगा, आपको सिर्फ 50% पेपर आता होगा। फिर ये मत सोचिए कि आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया तो उसको मैं एज ऑप्शन हटा दूंगा, नो, वो ऑप्शन आप अनसीन पार्ट के लिए रख रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, रादर बहुत आप पेपर्स देखोगे जिसमें सेम साल के सेम पेपर में ही सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट भी हुआ है, तो उस केस में तो आप बहुत ही बुरे फंस जाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक आई रिमेंबर 2015 का सिविल सर्विस एग्ज़ाम था, उसमें ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था 20-20 मार्क्स का। तो अगर कोई भी एक था मेरा फेलो एस्पिरेंट जिसने वो टॉपिक छोड़ दिया था, तो वो तो कैटास्ट्रॉफिक हो गया, पूरा साल ख़राब हो गया। 40 मार्क्स का नहीं आता, अलग अलग क्वेश्चन में, तो वो उसको स्ट्राइक ऑफ भी नहीं कर सका और पूरा पेपर भी बिगड़ गया। सो प्लीज़ सारे टॉपिक्स को प्लीज़ कवर करके जाइए। मैं आपको एक और चीज़ शेयर करूँगा कि यूजुअली जो भी टॉपर्स होते हैं, वो जैसे 500 नंबर का पूरा पेपर होता है, उसमें से इवन जो हाईएस्ट स्कोरर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो भी आई थिंक 450 या 470 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि एक तो आपके पास 8 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तो आपने एज ऑप्शंस ही हटा दिए, और फिर आपने ऑलरेडी सारे प्रीवियस ईयर भी प्रिपेयर किए हुए हैं, बिकॉज टॉपर्स तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते ही हैं नेचुरली, तब भी 20, 30, 40 नंबर का टोटल दोनों पेपर्स को मिला के वो छोड़ देते हैं, और फिर भी उनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये मत कोशिश कीजिए कि आपको एक एक क्वेश्चन आता हो, आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपको आता हो वो आप रिक्रिएट कर सको, और विद इन नो टाइम रिक्रिएट कर सको, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो पक्का आते हो। तो दिस शुड बी योर एम शुड नॉट बी कि हर चीज़ आती हो। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। दी पावर फॉर्मूला ऑफ ग्रेटिंग फ्रैक्शन, वो हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आ जाता है उसका। ऐसे ही और भी टॉपिक्स हैं, रेले स्कैटरिंग पे डेरिवेशन है एक, उसका रेले स्कैटरिंग नहीं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, आई एम सॉरी, उस पे जो आता है डेरिवेशन वो हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है। तो इस टाइप के टॉपिक्स पे आप फोकस कीजिए, इसको इंश्योर कीजिए कि आप इसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी कर सकें, आप इस पे डायग्राम्स सारे याद रख सकें। तो आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम इसको थोड़ा कंक्लूड करें, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने जो जो कन्वे करना था मैं कर चुका हूँ, तो कंक्लूजन में आई विल ओनली से कि फ़िज़िक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स आपके इंश्योर्ड हैं, गिवन दैट कि आप अच्छी प्रिपरेशन करें, आप पूरी मेहनत करें। मेहनत इसमें थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप करेंगे तो मार्क्स पक्का आएंगे। और आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी ज़रूर रखें, स्ट्रैटेजी सही नहीं होगी तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। और आंसर राइटिंग पे फोकस करें। इफ़ पॉसिबल टेस्ट सीरीज़ तो पक्का ही है, इफ़ पॉसिबल प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर्स को उठा के एज एग्जामिनेशन लाइक कंडीशंस में सॉल्व कीजिए, ताकि आप जो हीट ऑफ द एग्ज़ाम है उसको फील कर सकें, और एक्यूरेसी पे फोकस करें। तो अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, आई थिंक यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो अगर और कोई आपके पास डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही। एंड डेली नॉलेज ट्रैक आई थिंक इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, काफ़ी एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहा है। तो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड हैव अ गुड डे।